Very good morning, guys. Welcome you all in official YouTube channel of Civil Engineering Gurukul. So this is lecture number 4 of unit number 3rd, that is the connection. So I hope कि आपने इसे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देखे होंगे. अगर आपने इसे प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखें, तभी आप आगे के लेक्चर्स को समझ पाएंगे, क्योंकि सारे जो लेक्चर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. अगर आप एक लेक्चर्स को छोड़ते हैं तो आगे का लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएगा. सो आप प्रीवियस के लेक्चर्स को देखें, तभी जाकर के लेक्चर्स आपको समझ में आएगा. ओके, so in this particular lecture we are going to talk about maximum permissible stresses in rivets. After that I will discuss about maximum permissible bearing stress in connected parts, then some concept about tacking rivets. After that, lastly I'll cover assumption and design of riveted joints. So let us start the lecture from very first topic of our slide, that is maximum permissible stresses in rivets. So as you see here on a screen board, so maximum permissible stresses in rivets means what? कि जो भी आप रिविट यूज़ कर रहे हैं, रिविट्स बहुत टाइप के होते हैं, है ना. रिविट्स में जो उसके फास्टेनर्स का ड्राइविंग है, ड्राइविंग का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट तरीके से है. जैसे आप पहले देख पा रहे हैं, टाइप ऑफ फास्टेनर दिया हुआ है पहले कॉलम्स में, नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है एक्सेल टेंशन, थर्ड में दिया हुआ है शियर स्ट्रेस, एंड लास्टली बियरिंग प्रेशर्स दिया हुआ है. सो सारे जो है मेगा पास्कल्स में है. किसमें है? मेगा पास्कल्स में है. अगर हम पावर ड्राइवन रिविट्स की बात करें, सो पावर ड्रिवन रिविट्स, these are driven with the help of automatic machine and power hammers, and hence they will have better strength. क्योंकि पावर ड्राइवन रिविट्स जो होता है उसका ड्राइविंग हम लोग ऑटोमेटिक मशीन से करते हैं, है ना. इसलिए जो इसका स्ट्रेंथ होता है इन कंपैरिजन ऑफ हैंड ड्रिवन रिविट्स बहुत ज़्यादा होता है. मतलब अगर हम सारे में कंपैरिजन करें तो पावर ड्रिवन रिविट का स्ट्रेंथ जो होता है हैंड ड्रिवन रिविट से ज़्यादा होता है, बिकॉज हैंड ड्रिवन रिविट्स are drive manually by sledged hammer, hence the strength of these rivets will be less than that of power driven rivets. because क्योंकि hand driven rivets जो होता है हम लोग उसको मैनुअली हाथों से ड्राइव करते हैं स्लेज हैमर्स के द्वारा, सो इसका स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है. क्लियर है? पावर ड्रिवन रिविट्स का जो ड्राइविंग करते हैं हम लोग ऑटोमेटिक मशीन से करते हैं, है ना. ऑटोमेटिक मशीन से करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. अगर हम सिंपल हैमर से करें हाथों से तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा. सो देखिए यहाँ पे अगर सॉफ्ट रिविट्स में बात करें पावर ड्रिवन रिविट्स के अंदर में, तो देखिए एक्सेल टेंशन में 100 मेगा पास्कल्स होता है. देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ओके, सो आप इसको याद रखिएगा. और देखिए शेयर में जो होता है 100 होता है और बियरिंग में 300 होता है. ओके, अगर फील्ड रिविट्स की बात करें तो एक्सेल टेंशन में 90 होता है, शेयर में 90 होता है, बियरिंग्स में 217 मेगा पास्कल्स होता है. ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि सॉफ्ट रिविट्स का बियरिंग कितना होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, तो आपको लिखना है 300 पास्कल्स. ओके, फील्ड रिविट्स के केस पूछा जाए कि शेयर स्ट्रेंथ कितना हो तो 90 पास्कल्स. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में. ओके, अगर हम हैंड ड्रिवन रिविट्स की बात करें तो एक्सेल टेंशन में क्या है? 80 है. आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है क्या है, यहाँ पे देखिए 100 है और यहाँ पे 80 है. मींस हैंड ड्रिवन रिविट्स का जो स्ट्रेंथ है पावर ड्रिवन रिविट्स के कंपैरिजन में, पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिविट्स के कंपैरिजन में क्या है? कम है. उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर सॉफ्ट ड्रिवन रिविट्स की शेयर स्ट्रेंथ की बात करें और यहाँ पे बात करें हैंड ड्रिवन रिविट्स की, तो देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 80 है. मीन्स यहाँ पे हैंड ड्रिवन रिविट्स का स्ट्रेंथ क्या है? कम है. जाहिर सी बात है, आप हैंड ड्राइव कर रहे हैं, मतलब अपने हाथों से हैमर से उसको क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं. तो आप पावर ड्राइवन रिविट्स के कंपैरिजन में, मतलब कोई ऑटोमेटिक ड्राइव किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा. कम है. यहाँ पे देखिए 300 है यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ, और यहाँ पे देखिए हैंड ड्रिवन रिविट्स में 250 है ना. मीन्स हैंड ड्रिवन रिविट्स का स्ट्रेंथ जो है पावर ड्रिवन रिविट्स के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है. ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गए होंगे. ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, मान लो पूछ दिया जाएगा कि फील्ड ड्राइवन रिविट्स का बियरिंग स्ट्रेंथ कितना होता है? 270 मेगा पास्कल्स. इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं ऑब्जेक्टिव में. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आप इसको प्रैक्टिस करें. आप इसको जो भी है, जब भी हम क्वेश्चन कराएंगे वहाँ से आपको यहाँ पे डेटा लेना पड़ेगा और आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, सो जब भी ये कॉन्सेप्ट आए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, जब मैं बोलूँ कि पावर ड्रिवन रिविट्स का बियरिंग स्ट्रेंथ 300 ले रहे हैं हम लोग सॉफ्ट रिविट्स के लिए, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. ओके,
सो ये थे। और नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस इन कनेक्टेड पार्ट्स। अगर कनेक्टेड पार्ट्स की बात करें तो टाइप ऑफ फास्ट टेनर में हम अगर देख लेते हैं तो पावर ड्राइवन रिवेट्स की बात करें तो सिग्मा पी की वैल्यू होती है 300 मेगा पास्कल। हैंड ड्राइवन रिवेट्स की बात करें तो होती है 250 मेगा पास्कल्स। सो आपको ये याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड्स है टैकिंग रिवेट्स के बारे में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टैकिंग रिवेट्स कि टैकिंग रिवेट्स क्या होते हैं। सो टैकिंग रिवेट्स के बारे में एक मैं बता दूं। टैकिंग रिवेट्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टैकिंग रिवेट्स और स्टिच रिवेट्स जॉइन टू इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल मेंबर टू वर्क एज ए होमोजीनियस मेंबर्स। मीन्स कहने का मतलब है कि दो इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल मेंबर को ऐड करें, जोड़े, और वो अगर क्या करें होमोजीनियस मेंबर के जैसा एक्ट करें। होमोजीनियस मेंबर की कहने का मतलब है कि दोनों मेंबर एक दूसरे का सिंगल मेंबर के जैसा एक्ट करें, तो वैसे रिवेट्स को कहा जाता है टैकिंग रिवेट्स। मान लो कि कोई भी एंगल सेक्शन इस तरीके से यहाँ पे ऐसे है और एक एंगल सेक्शन यहाँ पे हमने दूसरा एंगल सेक्शन लिया और एक एंगल सेक्शन बैक टू बैक ऐसे जोड़ा गया है। बैक टू बैक क्या किया गया, ऐसे जोड़ा गया, ऐसे कनेक्टेड किया गया है ना। ये दो एंगल सेक्शन है, ये एक एंगल सेक्शन हुआ और ये दूसरा एंगल सेक्शन है ना, ये एंगल सेक्शन है। ये दोनों को कनेक्टेड किया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, रिवेटिंग किया गया है। क्या किया गया है, रिवेटिंग किया गया है। यहाँ पे देखो होल करके यहाँ पे ऐसे, तो ये जो कहलाएगा ना, ये जो रिवेट्स कहलाएगा ये टैकिंग रिवेट्स कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहा है एज ए होमोजीनियस मेंबर, मतलब ये मेंबर पहला मेंबर और दूसरा मेंबर ये है, दोनों को कनेक्ट करके एक होमोजीनियस मेंबर के जैसा क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ऐसे रिवेट्स को हम लोग कहते हैं टैकिंग रिवेट्स। ओके, मतलब जब भी हम दो इंडिविजुअल मेंबर्स को कनेक्ट करें और दोनों मेंबर एज ए होमोजीनियस मेंबर वर्क करें, तो वैसे मेंबर को कहते हैं हम लोग टैकिंग रिवेट्स। और ये रिवेट्स क्या कहलाएगा, टैकिंग रिवेट्स कहलाएगा। ओके, सो आई होप कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार मैं उसको पढ़ कर बता देता हूँ आपको कि क्या लिखा हुआ है वो, है ना। तो चलिए यहाँ पे तक बताया था, वेन द कंप्रेशन मेंबर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक एंड इट इज़ डिजायर्ड एंड दे शुड एक्ट एज अ सिंगल यूनिट सो एज टू प्रिवेंट बकलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक टू बैक दो मेंबर को जोड़ा गया और वहाँ पे रिवेटिंग किया गया है, तो दोनों मेंबर क्या हो रहा है, एज ए इंडिविजुअल एक होमोजीनियस मेंबर का जैसा काम कर रहा है। तो वैसे जो भी हम रिवेटिंग करें हैं उसको कहेंगे टैकिंग रिवेट्स। सो आई होप कि टैकिंग रिवेट्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ कोडल प्रोविजंस है टैकिंग रिवेट्स के कंसिडर रिगार्डिंग्स में, मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। द टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड अराउंड इंटायर लेंथ ऑफ मेंबर्स, मतलब जो मेंबर है उसको पूरे इंटायर लेंथ में टैकिंग रिवेट्स को क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस है जिसको आपको याद रखना है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर कंप्रेशन मेंबर्स वेयर कवर प्लेट्स आर यूज्ड, the pitch should not exceed 32 times the thickness of outside plate और 300 mm whichever is less। ओके, याद रखिएगा टैकिंग रिवेट्स के केस में अगर कंप्रेशन मेंबर की अगर हम बात करें, कंप्रेशन मेंबर की बात करें, कंप्रेशन मेंबर की, तो वहाँ पे जो पिच है 32 टाइम्स द थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट एंड 300 mm whichever is less। अगर दोनों को हम कंपेयर करें 32 गुना जो थिकनेस है आउटसाइड प्लेट का, यानी कि 32 टाइम्स ऑफ टी और 300 mm whichever is less, अगर दोनों में जो कम आएगा उससे क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट एक्सीड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 32 टाइम्स ऑफ आउटसाइड थिकनेस प्लेट, मान लो कि 200 हमारा क्या है, मान लो कि 20 mm थिकनेस है, 32 टाइम्स ऑफ 20 और 300, इसमें से जो क्या होगा, इसमें से जो आपका कम आएगा उससे ज़्यादा पिच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। मान लो कि 32 टाइम्स ऑफ आप यहाँ पे 20 किए तो ये ज़्यादा आ गया है ना, मान लो जितना भी आएगा ये तो ज़्यादा आएगा हमेशा 300 से, तो जो आपका 300 है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कम चाहिए हमको, इस दोनों वैल्यू में जो होगा कम होगा। मान लो 300 आ रहा है और 32 टाइम्स ऑफ टी 200 आ रहा है, तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे हम 200 लेंगे, 200 से ज़्यादा नहीं लेंगे, मतलब 300 और 200 में जो ज़्यादा होगा, यानी इन द सेंस 32 टाइम्स ऑफ टी और 300 mm, इस दोनों में से जो कम आएगा उससे ज़्यादा हमारा पिच टैकिंग रिवेट्स का कंप्रेशन मेंबर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है टैकिंग रिवेट्स के बारे में ही। टैकिंग रिवेट्स शैल हैव पिच नॉट मोर देन 600 mm फॉर कंप्रेशन मेंबर्स। अब एक चीज़ यहाँ पे और लिखा हुआ है, जो पिच है वो 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका, टैकिंग रिवेट्स का पिच। ठीक है, देखिए फॉर टेंशन मेंबर्स द पिच ऑफ टैकिंग रिवेट्स शैल नॉट एक्सीड 1000 mm, है ना। पहला देखिए, दूसरा नंबर में क्या था, कंप्रेशन मेंबर के लिए 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केसेस में। 600 mm से ज़्यादा होगा तो हम उसको मतलब 600 mm ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 600 mm से मैक्सिमम परमिसिबल नहीं है।
ठीक है, नॉट मोर देन 600 mm। अगर हम टेंशन मेंबर की बात करें तो टेंशन मेंबर में नॉट एक्सीडिंग 100 mm, सॉरी 1000 mm, 1000 mm से ज़्यादा टेंशन मेंबर में नहीं होना चाहिए टैकिंग रिवेट्स के केसेस में, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, और इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट टैकिंग रिवेट्स के बारे में बताए गए हैं वो भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब कुछ एजम्पशंस हैं, जब भी हम रिवेटेड जॉइंट्स को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। मैं उस एजम्पशन को आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ, सो आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से एजम्पशन से क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंट एजम्पशन वाइल डिज़ाइनिंग रिवेटेड जॉइंट्स, ओके। सो जो एनालिसिस का पार्ट है जॉइंट्स का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको क्या किया गया है, कुछ एजम्पशन को लेकर के इसको आसान बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहला जो एजम्पशन है, द टेंसाइल स्ट्रेसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पोर्शन ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट्स। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस है एक समान रूप से, मतलब यूनिफॉर्मली रूप से पूरे डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे प्लेट्स पे, ठीक है, रिवेट्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड। जो प्लेट के बीच का दो प्लेट मान लो कनेक्टेड किया गया है, तो उस दोनों प्लेट के बीच के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है, ओके। द शेयर स्ट्रेसेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवेट्स। जो भी शेयर स्ट्रेसेस है उसको एक समान रूप से यूनिफॉर्मली रूप से क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिवेट्स के पूरे क्रॉस सेक्शंस पे, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट एब्जेंशन है, द रिवेट फिल द होल्स कंप्लीटली। जो रिवेट्स हम कर रहे हैं प्लेट में, जो हम होल बनाते हैं, यानी जो ग्रॉस डायमीटर बनाते हैं होल्स में, वो क्या करता है, कंप्लीटली फिल कर लेता है रिवेट्स उसको, ये भी एक एजम्पशन है। द रिवेट्स इन अ ग्रुप शेयर डायरेक्ट लोड इक्वली। जो रिवेट्स ग्रुप में आपका है वो डायरेक्ट लोड को क्या करता है, इक्वली क्या करता है, शेयर करता है, ओके। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन रिवेट्स इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर बेंडिंग स्ट्रेस आते हैं या नहीं आते हैं। सो बेंडिंग स्ट्रेसेस को रिवेट्स के अंदर में रिवेटेड जो डिज़ाइन कनेक्शंस है उसके अजम्पशन में इसे नेग्लेक्ट किया गया है, ओके। नेक्स्ट सातवां जो अजम्पशंस है, बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड द कॉन्टैक्ट एरिया इज डी इंटू टी, वेयर डी इज द डायमीटर एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। जो बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान है, और उसका कॉन्टैक्ट एरिया डी इंटू टी, जहाँ पे डी जो है डायमीटर है एंड टी क्या है, थिकनेस ऑफ दी प्लेट्स है, ओके। सो ये सारे कुछ एजम्पशंस थे। जैसे कि पहले जो एजम्पशन मैंने आपको बताया उसमें कि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे पोर्शंस पे प्लेट और रिवेट्स के बीच में। दूसरा जो एजम्पशन था कि जो दो प्लेट्स है जिसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसके बीच के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है। उसके बाद में जो शेयर स्ट्रेस है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया पूरे क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट्स पे। नेक्स्ट जो था कि जो हम रिवेटिंग कर रहे हैं किसी भी प्लेट में तो उसके होल के डायमीटर को कम्प्लीटली फिल कर ले रहा है। नेक्स्ट लास्ट एजम्पशन जो था पांचवा था, इसमें जो था कि रिवेट जो है जो भी ग्रुप्स में जो रिवेट्स है वो लोड्स को क्या कर रहा है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है रिवेट में क्या किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। उसके बाद में लास्टली जो था बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो था एक समान था पूरे कॉन्टैक्ट एरिया डी इंटू टी पे, जहाँ पे डी डायमीटर था और टी जो था थिकनेस ऑफ दी प्लेट्स था। सो आज हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड रिवेट्स कितना होता है पावर ड्रिवन रिवेट्स में और पावर ड्रिवन रिवेट्स के अंदर में शॉप रिवेट्स और फील्ड रिवेट्स में, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हैंड ड्रिवन रिवेट्स में कितना होता है स्ट्रेंथ, एक्चुअल टेंशन में, शेयर में, बियरिंग्स में। और हम लोगों ने यहाँ पे ये एनालिसिस किया कि हैंड ड्रिवन रिवेट्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो पावर ड्रिवन रिवेट्स के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों? क्योंकि पावर ड्रिवन रिवेट्स जो होता है उसको हम लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं, जबकि हैंड ड्रिवन रिवेट्स का यूज़ हम लोग हैमर्स के द्वारा खुद मैनुअली करते हैं, है ना। सो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। एंड हम लोगों ने देखा टैकिंग रिवेट्स। तो मैंने बताया कि टैकिंग रिवेट्स जिसको हम लोग स्ट्रिच रिवेट्स जॉइंट्स भी कहते हैं, इससे क्या होता है कि दो डिफरेंट मेंबर्स को जोड़ रहे हैं और अगर दोनों डिफरेंट मेंबर को जोड़ने के बाद एक होमोजीनियस मेंबर के जैसा वर्क कर रहा है, जैसे कि हमने फिगर्स में ऊपर बताया था, दो डिफरेंट सेक्शन को जोड़ करके हमने बैक से बैक और वहाँ पे रिवेटिंग करा था, वो टैकिंग रिवेट्स कहलाता है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंप्रेशन मेंबर्स में जहाँ पे कवर प्लेट्स का यूज़ किया गया है वहाँ पे जो पिच होना चाहिए 32 टाइम्स ऑफ टी और 300 mm, विच एवर इज़ लेस। 32 टाइम्स ऑफ टी का हम लोग 32 टाइम्स ऑफ टी को क्या करें 32 टाइम्स ऑफ टी एंड 300 mm दोनों को कैलकुलेट करें और दोनों में से जो कम आए उससे ज़्यादा हमारा पिच नहीं होना चाहिए। कब? कंप्रेशन मेंबर में जब कवर प्लेट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने देखा कि टैकिंग रिवेट्स जो है उसका पिच 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंप्रेशन मेंबर के लिए। किसे? 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंप्रेशन मेंबर के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि 1000 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेंशन मेंबर्स के लिए। सो
अभी तक हम लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में कवर करा है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई डाउट्स है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके जस्ट बाद हम लोग अब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे और न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। सो आपको अभी तक के जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हुए उसके रिवाइज करने, क्योंकि अब जस्ट इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड होगा। सो आपको अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसको समझना है। सो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहाँ पे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं स्टिल स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पे जब आते हैं तो हम सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके सारे कॉन्सेप्ट के यूटिलाइजेशंस हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में करेंगे। और आपके न्यूमेरिकल से सारे कॉन्सेप्ट जो भी तक आपने पढ़ा है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने इरिगेशंस में देखा कि आपने जो इरिगेशंस में पढ़ा था उस इरिगेशंस के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूटिलाइज किए गए हैं और आपके क्वेश्चन आंसर से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन and getting so much concept from there. So thank you students, God bless you all.